हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजमोहन सिंह पुंडीर लेके आया हूँ आपके लिए नया फिजिक्स का लेक्चर हमारी फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन की। 2D मोशन की हम लोग बात करेंगे। 1D मोशन तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं 2D मोशन की। पहली चीज़ तो आपको बताइए, मैं आपको पहले ब्रीफ कर चुका हूं जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू दिया था सिलेबस का कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 2 डायमेंशनल मोशन ऐसा मोशन है जिसमें किसी इंस्टेंट पर बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है? 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, राइट। तो मतलब आपको किसी इंस्टेंट पर बॉडी की पोजीशन को बताने के लिए, किसी इंस्टेंट पर अगर बॉडी की पोजीशन बतानी है तो आपको कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी? 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैं कहता हूं सबसे बढ़िया ऐसे एग्जांपल क्या क्या है, पहले आप लोग लिख लीजिए। इसमें 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ए बॉडी, द लोकेशन ऑफ ए बॉडी। तो बॉडी की लोकेशन को बताने के लिए किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि बॉडी ना केवल आपसे दूर जा रही है बल्कि ऊपर भी जा रही होगी, है ना। तो आपको एक्स, ना केवल एक्स बताना पड़ेगा बल्कि वाई भी बताना पड़ेगा उस बॉडी का। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, सपोज बॉडी ऐसे जा रही है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो बॉडी का जो मोशन है किसी इंस्टेंट पर, ना केवल वो आपसे दूर गई है बल्कि उसने जमीन से कुछ हाइट तो गेन की है। तो आपको अगर किसी इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन बतानी है तो आपको एक्स भी बताना पड़ेगा, इसका आपसे कितना दूर है, और वाई बताना पड़ेगा, है ना। तो किसी इंस्टेंट पर आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों बताने पड़ेंगे इसकी लोकेशन के लिए। समझ गए ना? तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं, हमें दोनों को डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा हमारे पास में क्या है? सर्कुलर मोशन, राइट। इन दोनों को हमें पढ़ना है 1 बाय 1। तो मैं स्टार्ट करूंगा अभी किससे? प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको दिख ही रहा है, जो मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, ये किसका एग्जांपल है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है, राइट। तो जो ये डायग्राम मैंने बनाया है ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका है, जिसमें कि आप किसी बॉडी को कुछ एंगल पर जमीन से प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है जी। तो कोई बॉडी थी, आपने उस बॉडी को कुछ स्पीड देके जमीन से कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो वो बॉडी इस प्रकार का पाथ फॉलो करते हुए जमीन में वापस गिरेगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए जी, बढ़िया। तो आपने इस बॉडी को इस प्रकार का मोशन, इस प्रकार का वो दिया, आपने वेलोसिटी दी, तो है ना। इस यू को बोलते हम क्या? लॉन्च वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? लॉन्च वेलोसिटी। लॉन्च वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और इस थीटा को जितने एंगल पर, ग्राउंड से जितने एंगल पर आपने उसको फेंका, जितने एंगल पर फेंका, है ना, उस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? उस एंगल को, उसको बोलते हैं लॉन्च एंगल। क्या बोलते हैं हम? लॉन्च एंगल, या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और जो ये पाथ इस बॉडी ने फॉलो किया, इसको बोलते हैं, इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ना, केवल आपसे दूर जा रहा है बल्कि कुछ हाइट भी तो गेन कर रहा है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। किसी क्षण बॉडी की पोजीशन बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी, एक्स और वाई, ठीक है जी। किस प्रकार का पाथ है ये? पैराबोलिक, क्या बोलते हैं, एलिप्स है, सर्कुलर है, कैसा पाथ है ये? देख के क्या लग रहा है? ये देखने से मत जाओ भाई, देखने में कुछ भी लगता है आपको ये, है ना। हमें देखने में नहीं जाना है, हमें लेके आनी है क्वेश्चन एक्स और वाई में। किसी इंस्टेंट में मैं कहता हूँ बॉडी यहाँ पर है, एक्स और वाई, एक्स और वाई में रिलेशन लेके आओ। एक्स और वाई में जो रिलेशन होगा वो डिसाइड करेगा किस प्रकार का रिलेशन है, वो डिसाइड करेगा कि ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक है, आपका सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, अंडाकार है, कैसा पाथ है, कौन डिसाइड करेगा? एक्स और वाई में रिलेशन डिसाइड करेगी। तो एक्स और वाई में क्या लेके आएंगे हम लोग? रिलेशन लेके आएंगे, समझ गए ना। तो एक्स और वाई में रिलेशन कैसे लेके आएंगे, इसके लिए गौर से देखेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपकी एक टर्म आएगी इसमें, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या होता है भाई? सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या होता है? आप अगर गौर से देखें, क्या इस बॉडी के पास 2 वेलोसिटीज हैं? एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, आपने जो उसको इनिशियल वेलोसिटी दी थी, अगर मैं इसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लूं, ये अलग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बोलेंगे? यू साइन थीटा, है ना। तो आपने इस यू को 2 भागों में तोड़ लिया, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा।
अब जो u cos थीटा है, अगर मैं एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर का जो ड्रैग है, उसको नेगलेक्ट कर दूं, कोई एयर का ड्रैग नहीं लग रहा इस बॉडी पे, तो थ्रू आउट द मोशन जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसको ना तो कोई सपोर्ट करने वाला है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ना तो कोई सपोर्ट करने वाला है, ना कोई अपोज करने वाला है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस मोशन को कोई सपोर्ट करने वाला फोर्स है ही नहीं, ना कोई अपोज करने वाला फोर्स है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, u cos थीटा। पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या भाई, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी थी यहाँ पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, जहां से आपने उसको फेंका था वहां पे वो मैक्सिमम है, पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती कम होती रहेगी। क्यों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, ये u sin घटते घटते यहाँ पे कम हो जाएगी और यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगी, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये बॉडी और ऊपर नहीं जाएगी, तभी तो यहाँ से नीचे आने लग रही है, समझ गए ना। तो इस पॉइंट पर इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, शून्य हो जाती है। ये जो वर्टिकल u sin है यहाँ पे घटते 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 यहाँ पर तो यहाँ पे और घट जाएगा, यहाँ पर तो खैर ये तो u cos ही है, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, u sin थीटा, समझ रहे हो, वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगी। तो आपने देखा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो किस प्रकार का मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी लगातार घट रही है, वेलोसिटी लगातार घट रही है, यहां से यहां तक वेलोसिटी लगातार घट रही है, फिर यहां से लेकर यहां तक वर्टिकल वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, यहाँ पे कुछ और बढ़ हो जाएगी आपकी, है ना, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पे तो बहुत मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और ये हॉरिजॉन्टल u cos थीटा ही रहेगी। तो आपने देखा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, तो आप बोलेंगे भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है उसमें वेलोसिटी लगातार घट रही है, तो वो किस प्रकार का मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो दोनों अलग अलग प्रकार के मोशन है, तो दोनों डायमेंशन एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग जो मोशन है वो दोनों अलग प्रकार के हैं, तो आप दोनों को अलग अलग पढ़ सकते हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ सकते हैं, दोनों की स्टडी आप अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, कि जो भी बॉडी है जिसके 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में जिसका मोशन होता है, हर डायमेंशन में आप उसका मोशन अलग अलग ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, उनको अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, समझ गए ना। किसी भी डायमेंशन का अलॉन्ग जो मोशन होता है वो एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड नहीं करता, समझ गए। तो इसको पहले नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या बोलता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी along different dimensions x और y जो भी है आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आर इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन बी स्टडीड सेपरेटली, और उनको अलग अलग पढ़ा जा सकता है, स्टडीड सेपरेटली, उनको अलग अलग पढ़ा जा सकता है, समझ रहे हो। ये नहीं कि एक्स के लॉन्ग मोशन की स्टडी करो, सोच रहे हो यार वाई के लॉन्ग तो जा रही बॉडी, सोचने की जरूरत नहीं, एक्स मोशन की स्टडी करो, एक्स में कितना दूर चली गई, एक्स में क्या वेलोसिटी है ना। तो जब एक्स की बात करें तो केवल एक्स की वो देखना है, एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स में, समझ गए ना। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, कि आप दोनों डायरेक्शन में जो मोशन है उनको अलग अलग ट्रीट कर सकते हो। समझ में आया, लिखते रहो, बस लिखते रहो। ये तो नोट कर लिया होगा लेफ्ट वाला, कुछ नोट करना जैसा इसमें था भी नहीं वैसे भी, है ना बेटा। थीटा 90 नहीं हो रहा ना वहाँ पे, थीटा 90 नहीं है, उसको थीटा को कोई लेना देना नहीं है। तुम ये देखो ना, इससे यू सन थीटा, किसी बॉल के ऊपर फेंकते हो, सीधा ऊपर फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी घटती रहती है ना, घटती रहती है, वो साइज पर 0 आती है वेलोसिटी, तभी तो बॉल वापस नीचे आएगी, समझ रहे हो। तो वही मान लो कि यहाँ पर तुमने ऊपर फेंकी थी बॉल यू सन थीटा से, यू सन थीटा ग्रेविटी वजह से क्या होती रहेगी, घटती रहेगी, यहाँ पे 0 हो गई, समझ रहे हो। 90 को मारो गोली है, कौन सा थीटा से, कौन सा वाला थीटा, ऐसा तो थीटा यहाँ पे भी 90 था, ऐसा तो थीटा यहाँ पे भी 90 था, यहाँ पे 0 कर दूं क्या, है ना। थीटा से मतलब नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट है कि ऊपर की तरफ है, बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वेलोसिटी घटेगी, पहले घटेगी। ओ से लेके इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ, इसको नाम देता हूं ए, इसको नाम देते हैं बी, ठीक है भाई। तो अगर अब मुझे क्या फाइंड करना है, पहले इस पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस पाथ की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन, उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। उससे हमें पता चलेगा कि भैया पाथ किस प्रकार का है, पैराबोलिक है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल है। तो पहला हमारा इंटरेस्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करने में, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है जी। ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैं अगर गौर करूं, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन में गौर करते हैं, किस पे गौर करते हैं,
हॉरिजॉन्टल मोशन में गौर करते हैं, पहले कंसीडर करेंगे कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, केवल कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन ओनली, हॉरिजॉन्टल मोशन ओनली। अगर मैं केवल बॉडी का हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करूं तो क्या होगा भाई, तो यहां से लेके ये देखो जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने, एक्स कितना मान लेते हैं, एक्स कितना मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करा। वाई डायरेक्शन में वाई मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, वाई। तो अगर मैं मानता हूं कि यहां से लेकर आता का टाइम लगा उसको टी, कितना समय लगा उसको टी, तो टी समय में उसने एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, वाई डायरेक्शन में वाई किया, टी समय में, समझ गए ना। तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो मोशन होता है वो किस प्रकार का मोशन है, और वर्टिकल है कि सॉरी, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट तो भैया एक्स है, वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, टाइम मान लेते हैं टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टी टाइम में यू कॉस थीटा की स्पीड से उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन नंबर 1 नहीं। अब यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आ जाएगी, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो वर्टिकल मोशन से टाइम की वैल्यू आ गई, इतना टाइम लगा उसको भैया एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में यू कॉस थीटा की स्पीड से, है ना। तो टाइम तो वाई के लिए भी सेम ही होगा, जितने टाइम में उसने ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने टाइम में उसने वाई भी तो ट्रेवल किया है, तो समय क्या दोनों में सेम है। अब मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर करूंगा, इन कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन, कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन। अगर मैं वर्टिकल मोशन को कंसीडर करूं उस केस में किस प्रकार का मोशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या यूज करते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, u इक्वल्स टू v प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं ना। तो यूनिफॉर्म मोशन लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे हम लोग, u sin थीटा लेंगे, है ना। एक्सेलरेशन कितना लेंगे, -g लेंगे, ठीक है जी। और टाइम कितना लेंगे भैया, टाइम ये ले लूँ मैं एक्स अपॉन उतने ही टाइम में जितने टाइम में उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया उतने टाइम में वाई भी ट्रैवल किया है, ठीक है जी। और डिस्टेंस कितना लेंगे आप, वाई लेंगे, क्या लेंगे, वाई, डिस्प्लेसमेंट, समझ गए ना। इन चारों वेरिएबल को जोड़ने वाली इक्वेशन एक ही है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करेंगे, एस की जगह वाई पुट करेंगे, वाई इक्वल्स टू यू की जगह यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है जी, प्लस ये हाफ ए की जगह माइनस जी टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे भाई इसको, u से आपका गया u साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा डॉट एक्स माइनस ये, इस चीज़ को पूरा कांस्टेंट ले लूँ मैं, कांस्टेंट 1/2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, जितनी स्पीड से आपने उसको फेंका u और थीटा भी तो कांस्टेंट ही है, जितनी स्पीड से फेंक दिया, जितना एंगल फेंक दिया। अब थोड़ा चेंज कर सकते हो फेंके हुए एंगल को, जब फेंक दिया एक बार तो सब कांस्टेंट है ये। इसी मैं के लिख लूँ, के लिख लूँ इसकी जगह, पूरे की जगह के एक्स का स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू हमारे पास इक्वेशन ही बनी, देख रहे हो किस प्रकार की इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक। कैसे बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार की इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये इक्वेशन पैराबोला होती है, किसकी होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पता है ना, पैराबोला। तो हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक इक्वेशन आ रही है, एक्स और वाई में पैराबोलिक रिलेशन आ रहा है, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन आ रहा है, पैराबोलिक। तो आप बोलेंगे पैराबोलिक पाथ है, कैसा पाथ है ये, पैराबोलिक पाथ। हेंस ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है जी। ये नेचर में पैराबोलिक है, याद रखना। ये वाली इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया बच्चों। यहाँ पे हमने के क्या लिया है, के क्या लिया है, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे आप लोगों के, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको। है वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। हम क्या लेते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं हम, समझ रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी हमारा रेफरेंस वो होता है, जो डायरेक्शन होती है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, रेफरेंस। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ भी होगा नेगेटिव लोगे आप। ग्रेविटी नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लोगे आप। समझाया। बाकी अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है साइन कन्वेंशन कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं, ठीक है जी। आज जो लेक्चर वो होगा अपडेट होगा, उसमें मैंने वो बताया है साइन कन्वेंशन कब क्या लेना है। आज देखना स्ट्रेट लाइन मोशन,
1 आज हम लोग डालेंगे, तो उसमें आप लोग देख लेंगे उसको ना, पूरा देखना, ये नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करके देख रहे हैं, और आदत होती है जो। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया कि इक्वेशन कैसी बनेगी इसकी, पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है भाई ये, पैराबोलिक पाथ है। और दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है वो क्या भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, भैया ये प्रोजेक्टाइल कितनी देर तक हवा में रहा, है ना, कितनी देर तक हवा में रहा, देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, लिख नोट कर लिया था, कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से शो करते हैं इसको, किसे शो करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है भाई, देखिए एक काम करो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ओ से ए तक का समय निकाल लो। जितने समय में ओ से ए तक में जाएगा उतने समय में ए से बी तक में आएगा। तो ओ से ए तक का समय निकाल लो, उसको 2 से गुणा कर देना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई, ये सब लिख लिया ना। चला, अगर मैं ओ से ए तक का वर्टिकल मोशन कंसीडर करूं, कौन सा मोशन, तो अगर मैं वर्टिकल मोशन लेता हूं, वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू ए, वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू ए, फ्रॉम ओ टू ए का वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे आप, यू sin थीटा ओ पे, फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे ए पे, क्या लेंगे भाई फाइनल वेलोसिटी, बताओ ए पे कितनी वेलोसिटी है फाइनल, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है ए पे, है 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 भैया, वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, लिखा था मैंने वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ए पे वेलोसिटी कितनी है फाइनल, 0 है, कितनी है, एक्सेलरेशन माइनस जी लेंगे, एक्सेलरेशन कितना लेंगे माइनस जी। हमें टाइम निकालना भैया, ओ से ए तक का टाइम कितना है, ओ से ए तक का टाइम कितना है, टाइम निकालना है, समझ रहे हो। यू वी ए और टी को रिलेट करने वाली कौन सी इक्वेशन है, एक ही तो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, वी बराबर यू प्लस ए टी, है ना, वी बराबर यू प्लस, है ना, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। ठीक है जी, तो हमारे पास में आ गया, वी तो 0 है, वी कितना 0 है, यू की वैल्यू कितनी है, यू sin थीटा है ना, ए की वैल्यू कितनी माइनस जी, और टी हमें निकालना है, तो जी टी सॉल्व करेंगे तो टी कितना देगा, यू sin थीटा। ओहो, ठीक है जी, तो v हमारे पास में कितना है भाई, v हमारे पास 0 है, ये u sin थीटा है, माइनस जी टी, सॉल्व करेंगे टी की वैल्यू कितनी रहेगी, u sin थीटा अपॉन जी। तो o से a तक का टाइम आ गया, o से a तक का टाइम इतना हो गया, तो a से b तक का टाइम कितना होगा, a से b तक का टाइम, तो a से b तक का टाइम भी यही होगा, है ना, यही होगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 × टी, तो हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी, कोई दिक्कत किसी को। और u sin थीटा क्या है, u sin थीटा तुम्हारे पास में है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ui तो है, u sin थीटा क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, यही तो है। तो क्या इसको ui लिखता हूं मैं, तो अगर आपको केवल वो दे दे कि भैया उस जितनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका था, जितनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका था, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दे दे भैया, उसका वर्टिकल कंपोनेंट उस वेलोसिटी का इतना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो समझ रहे, आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, क्या चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट, नोट कर लेंगे भाई इसको। समझ में आया, चलिए, जो नेक्स्ट चीज हमें निकालनी है वो क्या भाई, वो है रेंज। वो क्या है, रेंज। रेंज क्या है, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नेक्स्ट चीज हमें जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास में है रेंज। रेंज क्या चीज है भाई, रेंज क्या चीज है, जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसे गिरने से पहले तक उसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या रेंज ही तो है ये, है ना। अच्छा, रेंज निकालिए तो कौन सा मोशन कंसीडर करूं, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मोशन। कौन सी वेलोसिटी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यू sin थीटा की, यू cos थीटा, रेंज के लिए यू cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन,
हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है जी। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग? सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से यहां तक का समय कितना लेंगे? अभी तो निकाला था, ये तो लोगे समय, तो मैं तो ये लोगे टाइम, तो ए से बी तक ओ से बी तक जाने का समय क्या है? ये है। स्पीड कितनी लेंगे? अरे भैया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, सोचना क्या पड़ रहा है इसमें, कॉमन सेंस वाली बात है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा है। टाइम कितना देर का है? टाइम तुम्हें देर का 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन जी। आपको निकालनी है डिस्टेंस, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देर की तुम्हें u cos थीटा। ये कब लेते हैं वाला फॉर्मूला? जब और कैसा मोशन होता है? अरे यूनिफॉर्म मोशन होता है भैया, तो कॉमन सेंस तो रखो यार, कम से कम 10 बार बोल दिया तुम्हें। 2u sin थीटा अपॉन जी। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है? यूनिफॉर्म मोशन में होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती हैं, ठीक है ना। तो u इंटू यू, सॉरी 2 जगह 2 u का स्क्वायर, 2 को हटा दो, तो u इंटू यू स्क्वायर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है ना, अपॉन जी। ये हो जाएगा रेंज, समझ गए। तो रेंज आप ऐसा निकाल सकते हैं, समझ गए। एक तरीका और है रेंज निकालने का। रेंज का फॉर्मूला आपको दिख रहा है भाई, u cos थीटा है। ये u cos थीटा क्या होता है? ux क्या होता है? ये ux, x कंपोनेंट क्या होता है? u cos थीटा है। हमारे इस u का x कंपोनेंट क्या है? u इस ux है ना, uy कितना है? u sin थीटा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन जी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको उसने डायरेक्टली दिया है कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इतना है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इतना है, रेंज फाइंड करो, लो जी ये रेंज, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको। 25 मार्क्स की फिजिक्स है, तो सीरियसली लेना भैया एनडीए में। और ग्रुप एक्स का भी भरना है, नेवी का भी भरना, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें क्या फाइंड करना भैया? मैक्सिमम हाइट। जब वो ए पे था तो उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी थी। जब ए पे था तो क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेंड करके उसने, तो मैक्सिमम हाइट तो फाइंड करनी पड़ेगी भाई। मैक्सिमम कितनी ऊंचाई जाएगा वो? तो अब हम फाइंड करेंगे फोर्थ में मैक्सिमम हाइट। क्या फाइंड करेंगे? मैक्सिमम हाइट अटेंड, है ना। कितनी उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड करी है? एच मैक्स, ठीक। तो एच मैक्स मैक्सिमम हाइट अटेंड करनी है। तो बताओ भैया तुम्हारा कॉमन सेंस क्या बोलता है? कौन सा मोशन कंसिडर करें? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे। तो कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन को हम लोग कंसिडर करेंगे, है ना। तो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या लूं मैं? पॉइंट ओ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे? बहुत बढ़िया, यू समझा। ए पे और ए पे, गुड। वेलोसिटी पे लेंगे पे 0, है ना। पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी लेंगे? 0 लेंगे। मैक्सिमम हाइट जब अटेंड करें तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कितना लेंगे? -g, है ना। और क्या है दरकार हमें? s, डिस्टेंस फाइंड करना भाई। वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है उसकी? h max कितनी है? h max, समझ गए। अब इस u, v, a और s को जोड़ने वाली कौन सी इक्वेशन है? केवल एक ही इक्वेशन मिलती है हमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? 3 इक्वेशन मोशन, v u प्लस at s u t हाफ at v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। कौन सी इक्वेशन है इन चारों को जोड़ने वाली? सेकंड इक्वेशन है एस यू टी हाफ एटी स्क्वायर। सेकंड कहाँ है? थर्ड है। कौन सी है? थर्ड। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। वी कितना? 0, यू कितना है? यू sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2a की जगह -g, एस की जगह h max, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? h max बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आ गया सिंपल सा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एच मैक्स को। और क्या लिख सकता हूँ मैं? एच मैक्स बराबर, ध्यान देखना, यू sin थीटा का होल स्क्वायर है ना। ये यू sin थीटा का होल स्क्वायर, यू का भी स्क्वायर है, sin थीटा का भी स्क्वायर है। तो यू sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो मतलब आपको कौन सी वेलोसिटी चाहिए होती है? मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए होता है, ये वाली वेलोसिटी चाहिए होती है केवल, समझ रहे हो।
ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, जो मैक्सिमम हाइट है वो यू cos थीटा पे डिपेंड कर ही नहीं रही। समझ गए ना, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, इफ ए प्रोजेक्टाइल कैन बी थ्रोन up to a height of 50 meters with certain force, with up to a maximum जोड़ देना, maximum height of 50 meter with a certain force full stop, then find up to what maximum distance the same projectile can be thrown horizontally with same force, take g equals to, g का लिए आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लेनी है? g का लिए आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझ में आया कुछ? ये कह रहा है कि भैया आपने दम लगा के बॉल को मैक्सिमम 50 मीटर पर फेंका। कितने पर फेंका? 50 मीटर पर फेंक सकते हो, नहीं हाई कैच खेलते जब ऊपर की तरफ फेंकते लड़के। तो थीटा कितना लोगे आप? कितना लेंगे अगर आपको मैक्सिमम ऊपर तक फेंकना है बॉल को? हैं थीटा कितना एंगल फेंकोगे बॉल को? अगर तुम्हें मैक्सिमम हाइट तक बॉल फेंकनी है तो कितने एंगल फेंकोगे? हाई कैच खेल रहे हो तुम लोग, तो कितने एंगल बॉल फेंकते हैं? कितने में फेंकेंगे भाई? अरे खेला तो होगा। कितने एंगल में फेंकते हैं? 90 में फेंकते हैं ना, तो बोलो ना फिर 90 है ना। तो ये मतलब ये भी खेल नहीं खेले तुमने, 90 एंगल में फेंका होगा। तो 90 एंगल में फेंकोगे गिवन फोर्स से, किसी गिवन फोर्स से, गिवन स्पीड। तुम्हें पता है कि तुम बॉल को 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंक सकते हो। कितनी स्पीड से फेंक सकते हो? 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंक सकते हो। और तुम्हें मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंकनी है बॉल। कहाँ फेंकनी है? मैक्सिमम ऊपर तक फेंकना है। तो कहाँ फेंकोगे बॉल को? ऊपर ही फेंकोगे ना। 50 की स्पीड से कहाँ फेंकोगे बॉल को? ऊपर फेंकोगे। अब वो कह रहा है कि उसी स्पीड से अगर मुझे बॉल को मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है, अब मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो बताओ भैया कितनी दूर तक जाएगी बॉल? कितनी दूर तक जाएगी बॉल? चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कर लेते हैं, ठीक है जी। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए, क्या चाहिए? फॉर मैक्सिमम हाइट विद ए गिवन वेलोसिटी, किसी गिवन वेलोसिटी से आपको मैक्सिमम हाइट पे फेंकनी है बॉल। गिवन हाइट है ना, विद ए गिवन वेलोसिटी, किसी गिवन वेलोसिटी से आपको मैक्सिमम हाइट तक बॉल फेंकनी है। तो थीटा कितना लेंगे? 90। थीटा लेंगे 90। गुड, थीटा 90 लेंगे। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा भाई उस केस में? मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g। साइन 91 होता है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझ रहे हो? तो किसी गिवन स्पीड u से आप इतनी मैक्सिमम हाइट तक बॉल को फेंक पाएंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2g। कितने स्पीड से? यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझ गए? ये मैक्सिमम हाइट है, किसी गिवन वेलोसिटी से इस मैक्सिमम हाइट तक आप बॉल को फेंक सकते हो, ठीक। सेकंड आपके पास में फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर आपको मैक्सिमम रेंज दूरी तक बॉल फेंकनी है, फॉर मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे हाइट जोड़ देना, फॉर मैक्सिमम हाइट विद गिवन वेलोसिटी। मैक्सिमम रेंज तक आपको बॉल फेंकनी है, मैक्सिमम रेंज विद गिवन वेलोसिटी। उस गिवन वेलोसिटी से मैक्सिमम कितनी दूरी तक बॉल को फेंक सकते हो आप? विद गिवन वेलोसिटी। तो थीटा इस केस में आपको होता है, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आपका जो आर है वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, आर्क पे डिपेंड कर रहा है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तब तो आर मैक्सिमम होगा। और साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमारे पास साइन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए।
है ना, 1 आनी चाहिए। तो मतलब साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 पे। तो मतलब 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे हो। तो थीटा कितना होना चाहिए इसके लिए भैया, थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे आप बॉल फेंकोगे, कितने डिग्री फेंकोगे, 45 डिग्री पे बॉल फेंकोगे, तब जाके वो मैक्सिमम दूरी पर जाएगी वो, है ना। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। जमीन से कितने एंगल पर, 45 डिग्री पे एंगल पे। समझ गए। तो थीटा 45 होगा, उसके इसमें रेंज कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी आएगी रेंज। ये मैक्सिमम रेंज है, ये क्या है, 4 मैक्सिमम रेंज। थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। समझ गए ना। तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी भाई, यू स्क्वायर अपॉन जी। समझ गए, कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को जरा गौर करो, और इस पॉइंट को गौर करो। कह रहा है कि मैक्सिमम जो हाइट है कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी दे रहा है आपको, ये 50 मीटर दे रहा है। कितनी दे रहा है भाई बच्चों, मैक्सिमम हाइट 50 मीटर। मतलब यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है मैक्सिमम हाइट। कितनी दे रहा है आपको ये, 50 मीटर। ठीक है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। सो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर अपॉन जी, जो कि हमारे पास आई गई 100 मीटर, 100 मीटर। बस आओ तो क्या दिक्कत है। समझ रहे हो। जिस वेलोसिटी से उसने बॉल को 50 मीटर पर पहुंचाया है, उसी वेलोसिटी से वो बॉल को मैक्सिमम कितनी दूरी पर पहुंचा सकता है, 100 मीटर पर। कितने एंगल पर फेंक के, 45 डिग्री पे फेंक के। समझ गए ना, समझ गए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए भाई इसको। चलिए, आपने देखा होगा कि अगर फुटबॉल में किसी को लॉन्ग पास देना है, क्या देना है, लॉन्ग पास, तो कितने एंगल में मारते हैं वो फुटबॉल को, 45 डिग्री में मारेंगे। कितने डिग्री में मारेंगे, क्योंकि 45 डिग्री में मारोगे, बॉल को फेंकोगे तो मैक्सिमम दूर तक जाती है वो। समझ गए ना। तो इसलिए, और क्रिकेट में भी देखा होगा कई बार बाउंड्री पे बॉल जाती है, उसको अपने वापस बॉल देनी है, पिच के पास जो लोग खड़े हैं उनको बॉल देनी है, तो कैसे फेंकता है बॉल को, 45 डिग्री फेंकेगा कि 90 डिग्री फेंकेगा, 45 डिग्री फेंकेगा ना। खुद को कैच थोड़ा ना खेलना उसने, है ना, खुद को थोड़ा ना कैच खिलवाना है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। एनडीए का क्वेश्चन आपका है 2014 कि मैक्सिमम अगर उस क्वेश्चन लिखिए, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल launched at 45 degree from ground is 100 joule at the point of projection, then find its kinetic energy at the हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर उसका पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्वेश्चन बड़ा टटपटा सा लग रहा है, कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ना पूछते हैं, पर पूछ रखा है 2014-15 में। समझ गए ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं था, पर था यही, काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली ये तो नहीं था, बट क्वेश्चन ऐसी था। इसको समझ लोगे तो सारी चीज़ समझा देंगे आपको। बेटा अब एनडीए का फिजिक्स का लेवल भी अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे। क्वेश्चन पहले तो बहुत ही सिंपल बनते हैं, पर 4-5 क्वेश्चन ऐसे टकरा जा रहे हैं जो आपकी 11th-12th को टच कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो हमें उस लेवल की तैयारी रखनी है। तो क्या बोल रहा भाई, एट द पॉइंट ऑफ एज लॉन्च, जब उसने 45 डिग्री आपने लॉन्च किया, तो जब उस आपने लॉन्च किया उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100 जूल थी। कितनी थी, 100 जूल थी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, ऐसा करा तो भाई यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यू स्पीड से लॉन्च करा 45 डिग्री पर, है ना। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रहा है भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल कितनी दे रहा है, और यहाँ पर कितनी है हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अपना दिमाग मत लगाओ भैया, क्वेश्चन में पढ़ लो, उसमें 0 हुई क्या हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी 0 है क्या उसकी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है क्या उसकी पार्टिकल की, है। अबे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है कुछ, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके पास में। तो दिमाग लगाओ यार। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसने पूछी आपसे, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इसने आपसे
पूछी है। अच्छा जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है उसने, हाफ इनिशियल पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है उसने, हाफ मास उस प्रोजेक्टाइल का, स्पीड यू का स्क्वायर, यहां पे स्पीड कितनी है, यू है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड है उसके पास में, हेलो हेलो करना, आप थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूं ना, ठीक, कितनी है हाईएस्ट पॉइंट पे, क्या चीज जीरो हो जाएगी, अरे वेलोसिटी जीरो कैसे, अभी तो बोला भैया काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, है ना उसके पास वेलोसिटी, वर्टिकल को मारो गोली तुम, वेलोसिटी है ना उसके पास में, तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं होगी, तो जीरो क्यों बोल रहे हो बार बार, नेट स्पीड तो जीरो नहीं है ना, हमें नेट स्पीड, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, वेलोसिटी पे, वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, स्पीड पे डिपेंड करती है ना, स्पीड है ना उसके पास में हाईएस्ट पॉइंट पे, समझ रहे हो। आपको पता है यहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, ये अगर वर्टिकल ये वाली वेलोसिटी यू है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, यू cos 45, तो यहां पे भी कितना होगा, u cos 45, समझ गया ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास में, हाफ m u cos 45 का स्क्वायर, समझ गया ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी भाई, 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, के आई है, तो के एफ कितना हो जाएगा, के आई इंटू कॉस 45 का स्क्वायर, कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और के आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, के आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 जूल दे रखी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी थी, 100 जूल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लिखा हुआ है ना, तो ये 100 जूल दे रखी है, एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 जूल, तो ये कितनी है भैया 100 जूल है ना, इंटू 1/2, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है काइनेटिक एनर्जी, 50 जूल है, कुछ समझ में आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है, वर्टिकल वेलोसिटी पे थोड़ा डिपेंड करती है। तुम बोलने लगो भैया यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ऐसे कैसे जीरो हो जाएगी भाई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड पे डिपेंड करती है, स्पीड होनी चाहिए बॉडी के पास में, स्पीड है ना उसके पास, हॉरिजॉन्टल स्पीड, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत भाई, किसी को परेशानी, कुछ इजी क्वेश्चन चल रहा है मामला, अभी तो कुछ ऐसी लगी टफ कोई चीज अभी तक, बस थोड़ी मेहनत भी करनी है, आपके हिस्से में मेहनत है वो मेहनत कर लो, बाकी चीज़ हम समझा देंगे, समझ में आ गई हैं, थोड़ी मेहनत करनी है फिर भी सिलेक्शन नहीं होता तो नालायकी कहाँ है, अपने अंदर है, मेहनत करी नहीं अपन ने, है ना। बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, सर समझ सब आ रहा था बस सिलेक्शन नहीं हुआ, 0.25 से रह गए, कोई कुछ रह गया, तो बेटा वो होती है सेल्फ, जो आपने मेहनत नहीं करी उसका नतीजा है वो, हमारी मेहनत तो 30% है, 70% तुम्हारी मेहनत है। अब एक पॉइंट आपका और है कि सपोज आपने कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे लॉन्च करा, ठीक है जी, तो यहाँ पे स्पीड तो मैं कहता हूँ यहाँ पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे 40 स्पीड या 50 की स्पीड है, कितनी स्पीड है 50, तो यहाँ पे भी जब ये लैंड करेगा तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी 50 होगी, कितनी होगी यहाँ पे 50 होगी, यहाँ पे मैं कहता हूँ जो स्पीड होगी 40, यहाँ पे कितनी हो गई 40 की स्पीड होगी, 40 मीटर पर सेकंड होगी उसकी स्पीड, है ना, कम होगी ना, तो यहाँ पे भी कितनी होगी सेम लेवल पे 40 हो जाएगी। मैं कहता हूँ जी इसकी यहाँ पे स्पीड है 10 होगी, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे भी कितनी होगी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब, और समझ रहे हो, मतलब सेम लेवल पर स्पीड भी क्या होती है सेम होती है, जो अगर लेवल सेम है, ग्राउंड से आप सेम डिस्टेंस पर हो, है ना, तो सेम लेवल पर उसकी स्पीड भी क्या होती है सेम, स्पीड भी क्या होती है सेम। तो उसमें लिखेंगे आप लोग द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज सेम at same level, is same at same level, the speed of a projectile is same at same level, सेम लेवल पे स्पीड भी क्या होती है सेम होती है, समझ गए। हाइट देख रहे हो, यहाँ पे भी 45 स्पीड, तो यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे समझ गए ना, कोई दिक्कत, पक्की बात। अब आप बोलोगे सर ये तो याद ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी भी सेम होती हैं, जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सुन लो मेरी बात, जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर है उतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे होगी, जितनी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर है उतनी वर्टिकल, सॉरी,
जितनी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर है उतनी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे होगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओरिजिनल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, क्यों, है ना, पर यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ को, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ को है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है 45, वो समझ रहे हो, मतलब ओरिजिनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सुनना है मेरी बात, ओरिजिनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और टोटल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, तीनों ही क्या है, सेम है। बस वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी हो गई, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी नीचे है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर थी, समझ रहे हो। तो वर्टिकल वेलोसिटी की उल्टी हो रही है, ध्यान रखना इस बात को, केवल वर्टिकल वेलोसिटी उल्टी हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है वर्टिकल वेलोसिटी का, सेम लेवल पे वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे भी इस तरफ ही, यहाँ पे भी इस तरफ ही है, समझ गए। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो चाहे वर्टिकल वेलोसिटी हो चाहे टोटल नेट वेलोसिटी हो यू, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सेम लेवल, एट सेम लेवल, बस वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यहाँ पे ऊपर थी यहाँ नीचे होगी, है ना, इसी का ध्यान रखना आप लोग। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स इज सेम एट सेम लेवल, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम एट सेम लेवल, समझ गए ना। तो ये कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, कल थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे उसमें, ठीक है ना। आज के लिए इतना करते हैं फिर बच्चों, ठीक, ओके, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट अगर आप कोई लेक्चर वीडियो चाह रहे हैं जिसमें कि हम डेप्थ तक जाएं, इन डेप्थ, राइट। अगर आप चाह रहे हैं कोई हमारे पास लेक्चर वीडियो डेप्थ में बने तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।